Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create Jara folder. So guys, कल की क्लास में हम लोग अपना टॉपिक कवर कर चुके हैं प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग तक। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाकर वो क्लास देख सकते हैं। जो आज हम कवर करेंगे वो करेंगे टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। अब जो ऑडिट की टेक्निक है वो हम क्यों यूज करते हैं? मेनली जो टेक्निक है ऑडिट की यूज की जाती है कलेक्ट करने के लिए, क्या? एविडेंस। ठीक है कि एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। अब देखो, एक एविडेंस को कलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसके लिए? ऑडिटर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं एविडेंस ही, जो ऑडिटर है वो एविडेंस ही अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो जो अपना ओपिनियन देगा किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, अपने रिपोर्ट में, तो वो जो ओपिनियन है वो रिलायबल नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना एक ऑडिटर के लिए क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि जो रिपोर्ट है वो कितनी रिलायबल है उसकी। अगर उसने अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर लिए तो जो उसकी रिपोर्ट होगी वो क्या होगी? रिलायबल होगी, अच्छे से फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगी किसके लिए? किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बात क्लियर हुई? और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो क्या बताता है कि किस तरह से एक ऑडिटर को क्या कलेक्ट करने चाहिए? एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। आपको याद हो तो जो कौन से स्टैंडर्ड मेरे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन से वाला? 500 टू 599 वाली सीरीज के अंदर क्या चीजें मेंशन होती है कि किस तरह से क्या करने हैं? एविडेंस कलेक्ट करने, किसको? एक ऑडिटर को। तो टेक्निक भी एक तरह से क्या बताती है? टेक्निक ये बताती है कि जो एविडेंस है वो उसका क्या क्या मेथड है, कि एक ऑडिटर कौन कौन से मेथड यूज कर सकता है एविडेंस कलेक्ट करने में। अब याद रखना, जो मेथड है एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए वो क्या होंगे? डिफरेंस डिफरेंस होंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। जो एंटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो मेथड भी होंगे एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए वो क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात को मान लो वाउचिंग, ये क्या है? एविडेंस को कलेक्ट करने की टेक्निक है कि ऑडिटर किस तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या करता है? वेरीफाई करता है कि जो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है, मैनेजमेंट ने जो भी बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं वो, उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग कर रखी है उनको क्या करना है? एग्जामिन करना। तो उसके लिए क्या करता है ऑडिटर? वाउचिंग करता है। क्या करता है? जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे उनको मैच करेगा जो एंट्री रिकॉर्ड कर रखी है किसके अंदर? बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। इससे ऑडिटर ये देखा कि कितना ऑथेंटिसिटी है कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। यहाँ पर ऑडिटर कंफर्म भी कर सकता है जाके किसके पास? जो सेकंड पार्टी है जिसके साथ क्या कर रखा है, उस कंपनी ने क्या कर रखी, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रखी है। मान लो किसी से कोई सामान परचेज कर रखा है, ठीक है ना। अब परचेज कर रखा तो यहाँ पर जो ऑडिटर है वो जाकर कंफर्म भी ले सकता है जिससे उसने परचेज कर रखा उस सप्लायर से कि कंपनी ने इतना मटेरियल आपसे परचेज किया है या फिर नहीं किया। उससे डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है कंपनी की आपके साथ। और फिर क्या करेगा? उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट है जो जो कंपनी ने उस सप्लायर से परचेज कर रखा है उनके साथ क्या करेगा? मैच करेगा। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? और यहाँ पे कोई भी ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वेरिफिकेशन के अंदर। ठीक है ना, तब भी कोई ऑडिटर जो बैलेंस शीट क्या करेगा? चेक करेगा। तो उसके अंदर क्या करता है? फिजिकल वेरिफिकेशन किसकी? आइटम की, जितनी भी एसेट गिवन है तो वहां पर जाकर ऑडिटर है उन एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में जो उस एसेट की जो ओनरशिप है वो उस कंपनी के पास है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो अब वन बाय वन हर एक स्टेप को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता क्या? वाउचिंग। वाउचिंग के अंदर क्या? जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको क्या करना? एग्जामिन करना। किसके साथ? उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ और उनके रिकॉर्ड के साथ। जो भी उनके रिकॉर्ड है, मान लो हमने कोई सामान परचेज किया, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई बिल होगा, कोई ना कोई वाउचर, कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा जो उस एंट्री को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा कि हाँ हमने ये क्या किया होगा, इसको परचेज किया है। तो उसके साथ क्या करेगा? मैच करेगा। हर एक आइटम के जहां जहां क्या लगता है ऑडिटर को नेसेसरी लगता है, उन हर एक आइटम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके रिकॉर्ड को क्या करता है? मैच करता है उन ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है ना। अब क्या पर्पज होगा कि जो ऑडिटर है वो एग्जामिन करता है डॉक्यूमेंट का? तो सिंपल सी बात, सबसे पहला पर्पज क्या है? ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, या फिर ऐसे तो रिकॉर्ड नहीं कर दी। कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं?
अपने एक्सपेंस को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए कि वो टैक्स लाइबिलिटी से बच सके, वर्कर की वेजेस को मोस्टली क्या करते हैं, हाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो एक्चुअल में वर्कर को वेज पे की कितने को, 10 वर्कर को रिप्रेजेंट कर दी 50 वर्कर को। तो ये चेक करना कि जो वर्कर को वेज पे की है या फिर कोई और अदर पेमेंट की है, वो पेमेंट जेन्युइन है या फिर नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है ना। इस केस में जो वर्कर वाला केस है, इसमें क्या करेगा ऑडिटर, चेक करेगा रजिस्टर को, जो वेज रजिस्टर है उसको चेक करेगा, ठीक है ना, कि कितने वर्कर एक्चुअल में आए, कितने वर्कर एक्चुअल में यहाँ पे वर्क किया, ठीक है ना। हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करेगा जो वर्कर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वहां पर एक ऑडिटर उनकी अटेंडेंस को भी देख सकता है कि एक्चुअल में इतने वर्कर आए थे या फिर नहीं आए थे, इतने, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऑडिटर ऐसे भी चेक कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि टू फाइंड द ट्रांजेक्शन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर अप्रोप्रिएट। ये फाइंड आउट करता है यहाँ पर ऑडिटर की जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है, क्या वो डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट भी है या फिर नहीं है, कोई नकली डॉक्यूमेंट तो प्रेजेंट नहीं कर दिया। और ये इंश्योर करना कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, ऑथोराइज्ड है, अप्रूव की गई है या फिर नहीं की गई, ठीक है ना। कंपनी द्वारा मान लो कोई भी पेमेंट की गई है, तो उस पेमेंट को कंपनी ने ऑथोराइज्ड किया गया है, कंपनी के द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है फिर या नहीं किया गया। ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही नकली पेमेंट शो कर दी लेकिन ऑथराइजेशन उसको मिली ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद टू एंश्योर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज प्रॉपर, कि जो क्लासिफिकेशन कर रखी है किसकी, ट्रांजेक्शन की, वो प्रॉपर है भी या फिर नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, ऐसा तो नहीं कैपिटल को रिवेन्यू शो कर दिया, रिवेन्यू को कैपिटल शो कर दिया, ठीक है ना, डेबिट को क्रेडिट में शो कर दिया, क्रेडिट को डेबिट में शो कर दिया। ये एंश्योर करना कि जो क्लासिफिकेशन कर रखी किसकी, ट्रांजेक्शन की, वो प्रॉपर वे में कर भी रखी या फिर नहीं कर रखी। तो यहाँ पे क्लियर, वाउचिंग क्या होगा। फिर बात आती है किसकी, कंफर्मेशन की। अब देखो ऑडिटर ने वाउचिंग कर ली, जो कंपनी के अंदर जितने भी क्या थे, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे, जितने भी रिकॉर्ड थे, उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उनको मैच कर लिया। अब ऑडिटर क्या करेगा बच्चों, अब ऑडिटर क्या करेगा, कंफर्म करेगा। कंफर्म भी कर सकता है जिसके साथ कंपनी ने वो ट्रांजेक्शन कर रखी है। मान लो किसी से कोई सामान परचेज कर रखा है, यहाँ पे सप्लायर के पास जाके कंफर्म कर सकता है कौन, ऑडिटर, ठीक है ना। कोई भी क्रेडिटर है कंपनी का, कोई भी डेटर है, तो यहाँ पे ऑडिटर उनसे कंफर्मेशन लेटर ले सकता है कि कंपनी ने आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रखी है फिर नहीं कर रखी। मेनली क्या करता है इसके अंदर, जो ऑडिटर होगा वो जो रिकॉर्ड होंगे, जितने भी डेटर या फिर क्रेडिटर है कोई भी कंपनी का, उनके पास जो भी रिकॉर्ड होंगे उस कंपनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के, वो सारे मंगवा लेगा और फिर क्या करेगा, उनको मैच करेगा। फिर क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है ना। मैच करने के बाद वो उनका रिकंसिलेशन भी कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कंफर्मेशन के बाद है वो आपको क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब कि क्या करना, चेक करना सेवरल ईयर की ट्रांजेक्शन को, या फिर क्या करना, रिकंसिलेशन करना। मान लो यहाँ पे जो हमने कंफर्मेशन में किया, जो डेटर था, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसके रिकॉर्ड के साथ जो डेटर ने रिकॉर्ड सेंड किया उसको मैच किया किसके साथ, जो कंपनी में रिकॉर्ड थे, ठीक है ना, जो कंपनी में रिकॉर्ड थे मैच किया, और वो मैच नहीं हुए तो उस केस में जो ऑडिटर है वो रिकंसिलेशन भी कर सकता है कि जो डिफरेंस है दोनों के अकाउंट के बीच में, इस डिफरेंस का रीजन क्या है। और रिकंसिलेशन आपको याद होगा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं अपने, जिसके अंदर हम क्या करते थे, अपनी बैंक, अपने बैलेंस शीट का, अपनी जो पासबुक है और जो कौन सी कैश बुक है उनको क्या करते थे, रिकंसाइल करते थे। जो डिफरेंस आता था उनको क्या करते, सेट ऑफ किया करते। तो इसी तरह यहाँ पर ऑडिटर क्या कर सकता है, रिकंसिलेशन कर सकता है। पासबुक और कैश बुक का तो करता ही करता है। यहाँ पर मेनली मान लो कोई बुक मंगवाई उसने कोई भी ऑडिटर से या फिर क्रेडिटर से, जो ट्रांजिट जिसकी क्या कर हो रखी है, ट्रांजेक्शन हो रखी है किसके साथ, कंपनी के साथ। अगर मान लो कंपनी के जो बुक ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग है और जो ट्रेडर की बुक ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग है उनमें कोई भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो रिकंसिलेशन करेगा। तो बात क्लियर हुई। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि क्या करना, जो भी क्या है मेरे सेवरल ईयर के जितने भी रिजल्ट हैं उनको क्या करना, कंपेयर करना, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए यहाँ पे जो ऑडिटर है वो क्या कर सकता है, सेवरल ईयर के रिजल्ट को कंपेयर भी कर सकता है। और मेन एक पार्ट क्या हो गया इसका, एनालिटिकल प्रोसीजर का रिकंसिलेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट को, ठीक है ना। और ये देखते हैं कि जो डिफरेंस आया वो किस रीजन से आया है, ठीक है।
एनालिटिकल के अंदर क्या कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस भी कर सकता है एक ऑडिटर, ठीक है ना। कंपनी की जो रेशियो एनालिसिस है, जो इस ईयर की, मान लो फॉर एग्जांपल करंट रेशियो कितनी है और लास्ट ईयर की जो करंट रेशियो है वो कितनी है, उनको भी मैच कर सकता है ऑडिटर, ये देखने के लिए कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है उस रेशियो के अंदर। अगर वो फ्लक्चुएशन क्या होगा, कम होगा तो ठीक है, अगर रेशियो क्या होगा, फ्लक्चुएशन का जो रेट होगा ज़्यादा होगा, तो उस केस में ऑडिटर क्या चेक कर सकता है, उस कंपनी का गोइंग कंसर्न चेक कर सकता है, मतलब कि लास्ट ईयर तक के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है कि क्या रीजन है जो इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है कंपनी की किसके अंदर, करंट रेशियो के अंदर, या फिर मान लो कोई अदर रेशियो, ठीक है ना, उसके अंदर। फिर आता है वेरिएंस एनालिसिस भी कर सकता है यहाँ पे क्या, एक ऑडिटर। क्लियर हुई ये बात। फिर जब बात आती है नेक्स्ट किसकी, टेस्टिंग की। कोई भी ऑडिटर होता है वो क्या करेगा, जितनी भी उसको लगता है कि हाँ ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, तो उस केस में उसकी हर एक ट्रांजेक्शन क्या करेगा, अकाउंटिंग करेगा। यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोसीजर के अंदर कि कभी भी ऑडिटर कंप्लीट ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के अंदर हो रखी, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करता। वो सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को चेक करता है जो लगता है कि ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, यहाँ पे सैंपलिंग करता है, ठीक है ना। क्योंकि एक ऑडिटर के पास टाइम लिमिट क्या होती है, बहुत कम होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर वो हर एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता, इसलिए वो सैंपल इकट्ठा करता है। अब ऑडिटर को ये पता होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो समझ चुका है कि जो बिजनेस का नेचर है वो किस तरह का है, उसके अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के रिकॉर्ड इसको मेंटेन करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सैंपल इकट्ठे करता है जो ट्रांजेक्शन उस बिजनेस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी। उन ट्रांजेक्शन को उठाएगा और क्या निकालेगा, ड्रॉ करेगा कंक्लूजन। उन ट्रांजेक्शन के हर एक आइटम को क्या करेगा, चेक करेगा और उनके बेस क्या करेगा, कंक्लूजन को ड्रॉ करेगा, ठीक है। फिर बात आती है फिजिकल वेरिफिकेशन की। और फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या है, मान लो तो वो क्या करता है, बैलेंस शीट के आइटम को चेक करेगा। अब उसको ये कैसे पता लगेगा कि जो बैलेंस शीट में जो एसेट शो कर रखी है, फिक्स एसेट या फिर करंट एसेट शो कर रखी है बैलेंस शीट के अंदर, वो एक्चुअल में कंपनी के पास है या फिर नहीं है। तो इस केस में ऑडिटर चाहेगा तो क्या कर सकता है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो एसेट है या फिर कोई भी आइटम है वो बिजनेस के अंदर अवेलेबल है भी या फिर नहीं है। जो ओनरशिप है उस चीज की, वो बिजनेस के पास है या फिर नहीं है। तो वो उसकी ओनरशिप को चेक करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या कर सकता है, फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकता है उस एसेट का। फिर बात आती है किसकी, एनालिसिस की। एनालिसिस में क्या करता है, देखो एनालिसिस के अंदर एक ऑडिटर एक आइटम को उठाएगा। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं परचेज की। कंपनी ने कोई सामान परचेज किया था ठीक है, किसी सप्लायर से। तो इस केस में वो हर एक आइटम को सेग्रीगेट कर देगा, क्योंकि परचेज के जो जितना भी एक्टिविटी है कंपनी के अंदर परचेज करने की, उसको अलग अलग पार्ट में क्या कर देगा, सेग्रीगेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो जो भी पर सामान किसने ऑर्डर किया होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि डिपार्टमेंट कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तब लगा होगा कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो उसने किसको कहा होगा लाने के लिए, वेयर हाउस को कहा होगा। अब वेयर हाउस तो सीधा क्या करता है, डायरेक्ट मटेरियल मंगवाता नहीं है, उसने किसको कहा होगा, वेयर हाउस ने किसको कहा होगा, जो भी मेरा क्या है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑडिटर आएगा कि जो आइटम परचेज किया गया किससे, सप्लायर से, किसके द्वारा, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा, किन किन एक्टिविटी से होकर गुजरा है, उन हर एक एक्टिविटी को सेग्रीगेट करेगा और फिर उनके अंदर क्या करेगा, हर एक एक्टिविटी के जितने भी रिकॉर्डिंग एविडेंस है, जितने भी उसने आइटम को रिकॉर्ड कर रखा, जो भी बिल जनरेट हुए होंगे इस प्रोसेस के दौरान, हर एक बिल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, सेग्रीगेशन के अंदर, मतलब कि एनालिसिस के अंदर। एनालिसिस के अंदर क्या करता है, वो हर एक एक्टिविटी को क्या कर देगा, हर पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे कंपनी ने परचेज किया है तो वो क्या करेगा, ये देखेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वेयर हाउस से रॉ मटेरियल की डिमांड की थी। फिर ये देखेगा कि जो वेयर हाउस है उसके पास कितना रॉ मटेरियल था, उसने कितना रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट को लाने के लिए कहा था। उसके लिए वेयर हाउस ने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट परचेज डिपार्टमेंट को दिया होगा, ठीक है ना। उस डॉक्यूमेंट को देखेगा और परचेज डिपार्टमेंट ने कितना ऑर्डर सप्लायर को दिया था। मान लो यहाँ पे अलग अलग सप्लायर हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट के पास क्या होगा, उनके लिए अलग अलग सप्लायर के पास से क्या आया होगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास से कोटेशन कॉलिंग आई होगी। तो उन कोटेशन कॉलिंग के डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकता है, यहाँ पे ऑडिटर चेक कर सकता है और ये देखेगा कि जो कोटेशन कॉलिंग के डॉक्यूमेंट है वो जो रेट
कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट के अंदर क्या है शो, जो भी अकाउंटेंट ने, जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट ने क्या की होगी, पेमेंट की होगी, क्या वो रेट जो कोटेशन कॉलिंग आई थी उससे मैच करता है या फिर नहीं करता। तो यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया, हर एक एक्टिविटी को सेग्रीगेट करके हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड क्या किया, उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया और फिर उसको जो एंट्री रिकॉर्ड हो रखी है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर उनको क्या किया, मैच किया। तो यहाँ पे आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो बात क्लियर। एनालिसिस के अंदर क्या करता है, क्या करेगा, हर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को क्या कर देगा, सेग्रीगेट कर देगा और फिर क्या करेगा, स्टडी करेगा उन हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड, उन हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को जनरेट, जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं उनको चेक करेगा, किसके साथ, जो अकाउंट के अंदर एंट्री कर रखी है उसके साथ। अब बात आती है स्कैनिंग की। अब बच्चों देखो स्कैनिंग में क्या आएगा, स्कैनिंग में क्योंकि देखो एक ऑडिटर का होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, उसको स्कैनिंग से ही पता लग जाता है कि कौन सी एंट्री के ऊपर उसको अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है और कौन सी ऐसी एंट्री है, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ऑडिटर क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है ऑडिटर को क्या करके, ऑडिट करते करते, ठीक है ना। तो इसलिए वो सिर्फ स्कैनिंग से, जिसको हम स्क्रूटनी भी कह देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रूटनी भी कह देते हैं, सिर्फ स्कैनिंग या फिर स्क्रूटनी करके ही वो बता देता है कि कौन सी एंट्री है बिजनेस के अंदर जिसके ऊपर अटेंशन देने की, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और वो उन्हीं एंट्री को सिलेक्ट करके क्या करता है, करेगा उसके अंदर उनकी उन एंट्री को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा उन एंट्री को कि ये एंट्री जो रिकॉर्ड करने की बुक ऑफ अकाउंट के अंदर वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। स्कैनिंग करने के बाद जो उसको लगा कि हाँ ये जो एंट्री है, ये जो ट्रांजेक्शन है, इनके ऊपर फोकस करने की, अटेंशन करने की क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में वो उस एंट्री के ऊपर इंक्वायरी, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या बैठा सकता है, इंक्वायरी, मतलब कि उस ट्रांजेक्शन के हर एक चीज को क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, हर एक चीज को क्या करेगा, स्टडी करेगा, बिल्कुल हर एक स्टेप पे, ठीक है ना। क्योंकि उसको लगता है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, फ्रॉड के चांस ज्यादा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस एंट्री की, उन ट्रांजेक्शन की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा उस ट्रांजेक्शन के बारे में। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इंक्वायरी के अंदर। अब बात आती है पोस्टिंग की। देखो वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, मतलब कि तब बुक किसके अंदर, बिजनेस के अंदर कोई भी एंट्री पोस्ट की जाती है, किसी भी रजिस्टर के अंदर से लेजर के अंदर क्या की जाएगी, पोस्ट की जाएगी कोई भी ओरिजिनल एंट्री, तो यहाँ पर एक ऑडिटर वेरीफाई करेगा, बैलेंस को कंफर्म करेगा कि जो पोस्टिंग करते हुए जो बैलेंस क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है लेजर अकाउंट के अंदर, क्या वो लेजर अकाउंट के अंदर जो पोस्टिंग है वो करेक्ट की गई है या फिर नहीं की गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से हमने क्या की, पोस्टिंग की किसके अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर, यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, कंफर्म करेगा उस बैलेंस को, ठीक है, उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर क्या देखता है कि जो सेल बुक के अंदर जो पोस्टिंग करके वो ठीक है या नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर वेरीफाई करेगा जो सेल रजिस्टर है उसके, सेल रजिस्टर से कहाँ पोस्टिंग की गई होगी, सेल लेजर के अंदर, जो पोस्टिंग की गई है क्या उसकी कैलकुलेशन ठीक है, उसका टोटलिंग ठीक है, उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच करता है या फिर नहीं करता। यहाँ पे ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है कब, तब ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट से क्या की गई हो, एंट्री पोस्ट की गई हो किसके अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर, क्लियर हुई। और हाँ, ऑडिटर एक फ्लो चार्ट भी बना सकता है। फ्लो चार्ट कैसे, मान लो हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं, फिर कोई भी सेल करते हैं, तो सेल करते हुए कौन कौन सी स्टेज से होके हमें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चार्ट बना लेगा एक ऑडिटर, ठीक है ना। चार्ट बनाने के बाद ये देखेगा कि ये स्टेजेस हैं सेल प्रोसेस से गुजरने के लिए, तो कंपनी सेल करती है उसे, उस कंपनी को सेल करने के लिए इस प्रोसेस से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अब उस प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, एक फ्लो चार्ट बना लिया, और उन डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और फिर देखेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं वो प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है, उन हर एक डॉक्यूमेंट की एंट्री कर रखी है, ट्रांजेक्शन कर रखी है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर या फिर नहीं कर रखी, ये आपको किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, फ्लो चार्ट के अंदर। अब बात आती है ऑब्जर्वेशन। कई बार ऑडिटर किसके ऊपर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है कंपनी के अंदर जाने के बाद। देखो ऑब्जर्व क्यों करेगा, ये देखने के लिए कि इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या करने के लिए, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए।
ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको बताया था, हर एक बिजनेस के अंदर जो टेक्निक होती है क्या करने की, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने की, वो डिफर कर सकती है। किसके बेस पे? उस कंपनी के साइज के बेस पे, उस कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, साइज होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। ऑडिटर गेट एन आइडिया अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। ऑडिटर स्टडी द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर, बिजनेस के नेचर को समझने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसकी बेस पे क्या करेगा, टेक्निक्स को अप्लाई करेगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सी टेक्निक उसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि जो मेरी टेक्निक है बच्चों, वो अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं जितनी भी हमने टेक्निक डिस्कस की इसके अंदर, वो हर एक बिजनेस के अंदर क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी, वो उनके सर्कमस्टांस के ऊपर क्या होंगी, डिपेंड होंगी, कि बिजनेस का जो एंटिटी है उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर ही क्या होती है, बेस होती है क्या, टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो सुटेबल ऑडिट टेक्निक एडोप्टेड बाय ऑडिटर हेल्प हिम टू कैरी आउट ऑन ऑडिट एफिशिएंटली। अगर ऑडिटर को पता है कि ये टेक्निक यूज होंगी, और वो कैसे पता लगेगा, ऑब्जर्व करके, तो उसकी हेल्प होगी ऑडिट को एफिशिएंटली कैरी आउट करने के अंदर। अगर ऑडिटर यही नहीं समझ पाया कि इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज होंगी, ठीक है ना, क्या करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कौन कौन सी जो ऑडिट टेक्निक है वो क्या होंगी, कलेक्ट, रिक्वायरमेंट है मेरे को डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे ऑडिटर अच्छे से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर एविडेंस ही अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए, अगर कोई स्टेटमेंट हो भी रखी होगी बिजनेस के अंदर, तो उसको भी क्या नहीं कर पाएगा, फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, और जो रिपोर्ट की जो रिलायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कब? तब ऑडिटर फेल हो जाता है कलेक्ट करने के लिए क्या, प्रॉपर एविडेंस। तो टेक्निक का पता होना, ये पता होना कि किस ऑर्गेनाइजेशन के, किसके नेचर के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्निक यूज होगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको कलेक्ट करने पड़ते हैं, मतलब क्या, वो एविडेंस। ऐसे ही नहीं कि ऐसे जाएगा और एविडेंस कलेक्ट करने लग जाएगा। कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि इसके अंदर गिवन है टेक्निक के अंदर, कि ये टेक्निक क्या करनी है, एक ऑडिटर को यूज करनी, किसके दौरान, ऑडिट करने के दौरान, तो वो एविडेंस कलेक्ट करता है उसके दौरान। बात क्लियर हुई अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ऑडिट टेक्निक क्या हुई, कंप्लीट हुई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।